अच्छा, आज मैंने आपको रीडिंग एंड राइटिंग वाली फिल इन द ब्लैंक्स करवानी है। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जिसने लिसनिंग से स्टार्ट किया था ना, उसका राइटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ वाहिद वो एक चीज़ रह गई है जो राइटिंग में मार्क्स देती है। अगर आपने आज आप कम कंप्लीट कर लेते हैं, दैट मीन्स कि इसके बाद आप अपने राइटिंग के मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। सेक्शन वाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स यू मार्क्स इन रीडिंग, और उसके बाद फिर राइटिंग में भी मार्क्स देता है। थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ी सी ग्रामर आपको आनी, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसमें आपकी वोकैबलरी रेंज अच्छी होनी चाहिए, आपको टेंसेस का आइडिया होना चाहिए, आपको प्रेपोजिशंस का पता होना चाहिए, और आपको कॉलोकेशंस का पता होना चाहिए। आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस सेंटेंस का भी आइडिया होना चाहिए कि, और थर्ड फॉर्म्स का भी। लाइक अगर सिंपल सा एक कल परसों की ही बात है, अब बिकम की थर्ड फॉर्म एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रही थी। तो बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम होती है। तो ये थर्ड फॉर्म्स का आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ें हैं कि आपको इनका आइडिया होना चाहिए। और ये इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉलोकेशंस और प्रेपोजिशंस का आइडिया होना चाहिए। प्रेपोजिशंस, जैसे टेंसेस हम याद करते हैं ना कि एंड पे ता है ती है तो वो प्रेजेंट टेंस बन जाता है। अगर वो था थी तो वो पास्ट बन जाता है। फिर पास्ट में हम सेकंड फॉर्म्स को फिर हम लर्न करते हैं। इस तरह से प्रेपोजिशंस को भी लर्न किया जाता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए। प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन, फॉर, ये सारी होती हैं प्रेपोजिशंस की। आपको लिस्ट मिल जाती है गूगल पे, वो आप एक बार डाउनलोड कर लेते हो, फिर उसके बाद आप उसमें से थोड़ा थोड़ा करके उसको कवर कर लेते हो, तो वो प्रेपोजिशंस आपको पता चल जाएंगी। जहाँ भी प्रेपोजिशन आएगी उससे पहले कोई पर्टिकुलर वर्ड आएगा तो वो आपको पता होगा, आप फौरन से वो प्रेपोजिशन सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस होती हैं। तो जब प्रपोजिशन लिस्ट आएगी उसमें फिर वो वर्ड्स भी आपको गिवन होते हैं। मैं आपके आपने मुझे रिमाइंडर देना है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रपोजिशंस आपको आनी चाहिए। फिर कॉलोकेशंस होती हैं। कॉलोकेशंस का मतलब है अगेन कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ही यूज होते हैं। कॉलोकेशन की एक एग्जांपल सिंपल यही है कि आपने जब भी पढ़ा हो तो उसमें आता है टेक टी, आई एम टेकिंग अ टी। कभी भी ये नहीं हुआ कि आई एम ड्रिंकिंग अ टी। सो दिस इज अ कॉलोकेशन जहाँ पे आप पर्टिकुलर वर्ड और पर्टिकुलर एक्शन के साथ यूज कर रहे हो। हमेशा यूज होता है आई एम टेकिंग शावर, टेकिंग बाथ। कभी भी ऐसे नहीं हुआ आई एम डूइंग शावर और आई एम डूइंग बाथ। कॉलोकेशंस की भी आपके साथ लिस्ट शेयर हो जाएगी, वो भी आपने याद कर लेनी है। फिर एक ओवरऑल फ्लो आपको ना समझ आना चाहिए, पैसेज में क्या बात चल रही है। यानी आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि हाँ इस पैसेज में यार ये चीज़ गिवन है, तो इसका मीनिंग ये है, और इस पैसेज के मीनिंग के बेस पे ना सूटेबल वर्ड्स यही जा रहे हैं। तो एक आपको लॉजिकल फ्लो पता होना चाहिए और ग्रामर पता हो। ग्रामर में ये दो चार चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड तक वो नहीं यूज होते। अब जो मेजर से यूज होते हैं वो यही है, नाउन है, प्रॉपर नाउन्स हैं, वर्ब, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये सारे यूज होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। अच्छा, इस कॉमन क्लूज का मतलब मैं ना भी आपको दिखाती हूँ कि कॉमन क्लू का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को ब्लैंक गिवन है और ब्लैंक से पहले कोई आर्टिकल है जिसमें ए एन एंड द आता है, तो मोस्टली इसका आंसर कोई नाउन होगा, कि डायरेक्ट नाउन। अब आपको पता ही है नाउन और प्रॉपर नाउन्स के साथ ही तो आर्टिकल्स जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके पास चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से फिर आप शॉर्ट लिस्ट करते हो जो नाउन या प्रॉपर नाउन होगा। अब जरूरी नहीं कि उसमें कोई एक ही नाउन प्रॉपर नाउन, अगर एक होते तो बात तो उधर क्लियर हो जाती है। आप उसको सिलेक्ट करते हो एंड यू आर सॉर्टेड। अब कई केसेस में ऐसे होगा कि उस ब्लैंक में चार ऑप्शंस में से दो नाउन्स होंगे, दो नाउन या प्रॉपर नाउन। अब फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लॉजिकल फ्लो
की हेल्प लेते हैं कि बात क्या चल रही है। ऑब्वियसली अगर किसी बुक की बात चल रही है तो उसमें से जो बुक का नेम होगा वो आप सिलेक्ट कर लें। अगर किसी जगह की बात चल रही है तो जो कोई जगह का नाम होगा। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि हम किस तरह से क्रैक डाउन कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। वर्ब बेसिकली एक्शन होता है जो नाउन करता है, ठीक है। अगर नाउन गिवन है ना और नाउन के बाद ब्लैंक आ रही है, इसका मतलब है नाउन से लिंक्ड वो कोई चीज चाह रहे हैं। अब नाउन गिवन है, अब ऑब्वियसली बुक की या तो क्वालिटी हो सकती है। अब क्वालिटी हम कहते हैं एडवर्ब को बोल सकते हैं, ठीक है, या एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव को, यानी ये बुक की क्वालिटी कैसी, अच्छी बुरी है, इंटरेस्टिंग है, नहीं है। अगर वर्ब गिवन है तो फिर वर्ब की कोई क्वालिटी आएगी। नाउन भी गिवन है और वर्ब भी गिवन है। अब इस ब्लैंक में, इस सेंटेंस में मजीद क्या आ सकता है? या तो नाउन की क्वालिटी आ सकती है कि बुक कैसी है, या वर्ब की, या कोई बंदा कोई एक्शन कर रहा है, वो रन कर रहा है तो वो फास्टली कर रहा है, स्लोली कर रहा है। फिर आप अपना टेंस पढ़ते हो, आप उस हिसाब से देखते हो कि टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। टेंस में पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से गिवन है? नाउन भी गिवन है, वर्ब भी गिवन है, फिर क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है या एडवर्ब आ सकता है। ओके, तो ये बेसिकली नाउन की किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो आप अपने चार ऑप्शंस में से शॉर्ट लिस्ट करते हैं वो चीज जो एडजेक्टिव हो। फिर आप देखते हैं कॉन्टेक्स्ट कैसा है। अगर तो कॉन्टेक्स्ट पूरे पैसेज का पॉजिटिव होता है ना, फिर हम वो एडजेक्टिव सिलेक्ट करते हैं जो पॉजिटिव को पोर्ट्रे कर रहा है, यानी बुक अच्छी है। और अगर कोई बुक की बुराई चल रही है तो फिर हम वो एडजेक्टिव सिलेक्ट करें हैं जो कि उसकी नेगेटिविटी को पोर्ट्रे कर रहा हो। फिर आपका सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट आ जाता है। इन केस अगर कहीं एक भी ब्लैंक में ये यूज यूज हो जाएगा तो ऑब्वियसली गुड इनफ, नहीं होगा तो नहीं, ना सही, लेकिन आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है कि ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखो आगे इसका रंस वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट ऑपोजिट होते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब प्लूरल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब आपने सिंगुलर लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल नाउन गिवन है और अब आपको वर्ब वहां पे ऐड करना है। अब वहां पे रन भी है, रन्स भी है, रन भी है और बेशक रनिंग भी है। पहली चीज तो आप देखोगे कि अगर तो प्रेजेंट है ना तो ऑब्वियसली फिर ना तो रनिंग आएगा ना ही कोई वो ईडी वाला आएगा। फिर या तो रन आएगा या रन्स आएगा, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है। अब रन आएगा कि रन्स आएगा? अब यहाँ पे आप यूज करोगे अपना सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपने रन को एक बंदे की बात हो रही है तो आपने फिर रन्स करना है। अली रन्स, ही रन्स। अगर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है फिर आप अपना जो वर्ब वहां सिलेक्ट कर रहे होगे वो आपने सिंगुलर वाला करना है। ये सारी चीजें आपको शॉर्ट लिस्ट करने में हेल्प करेंगी, कैंसलेशन में हेल्प करेंगी। कैंसलेशन का मतलब क्या हुआ कि चार ऑप्शंस में से कोई एक दो कट करें। अब एक दो कट करेंगे तो जाहिर सी बात है दो ऑप्शंस बच जाएंगे। अब आपकी जो चांसेस हैं सही होने के ऑप्शन के वो बढ़ जाएंगे। और ये चीज़ है, ये भी आपने याद करनी है। ये वाली जो अब है, वॉच फॉर ट्रिकी सब्जेक्ट्स। अब ही दे तो वी, ही शी दे, आई, देम, हम, आवर, वी, ये सारी चीजें समझ आ जाती हैं इनमें प्लूरल क्या है और सिंगुलर क्या है। कलेक्टिव नाउन्स नहीं समझ में आते तो उसमें फिर अ, ये वाली चीज जिसमें हम अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल कहते हैं कि अब आपको पता है, अपने इसको ऐसे ही लर्न कर लेना है कि ईच वन ऑफ देम रन या रन्स, सिंगुलर रन, ईच ऑफ देम रन, एवरी वन रन, ऑपोजिट आएगा नोबडी, ये भी सिंगुलर वर्ब लेगा। बोथ ऑफ देम runs plural, many people runs, several people runs। ये चीजें आप याद कर लें। यानी ईच अगर आया आपके ब्लैंक में, एवरीवन मतलब बात हो रही है बहुत सारे लोगों की और बहुत सारों में ईच, एवरीवन और नोबडी यूज हो रहा है तो आपने अपना जो वर्ब है वो सिंगुलर सेलेक्ट करना है। ये अब आपको पता होना चाहिए। आप फिंगर टिप्स पे बोथ, मैनी और सेवरल यूज हो रहा है तो आपने जो वर्ब वहां सेलेक्ट करके आना है वो वाला वर्ब होगा जो प्लूरल होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले।
उसके बाद वर्ब एंड टेंस फॉर्म है, ये वही है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर फ्यूचर। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में आपने सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट के साथ है सी एस। पास्ट में अगर कोई बात चल रही है तो आपने ईडी सेकेंड फॉर्म ऐड करनी है पास्ट की। प्रेजेंट की है लेकिन परफेक्ट में, यानी वो काम अब हो चुका हुआ है, इट्स फाइन, इट्स डन। देन आप हैव यूज करते हो, अगर प्लूरल के साथ आप हैव यूज करते हो, सिंगुलर के साथ आप हैज यूज करते हो, फिर इसके और आप हैज हैव के साथ हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म लगाते हो। फ्यूचर में आप विल शैल यूज करते हो, फिर उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। ये सारी वो चीजें हैं। लुक फॉर टाइम इंडिकेटर्स। टाइम इंडिकेटर्स ज़्यादा यूज होते हैं, ये जो आप फिर इन द ब्लैंक्स करोगे ना, यहाँ पे दे हैव हैज बड़ा कम यूज होता है, क्योंकि ओवरऑल ना वो ऐसे को बात कर रहे हैं जनरल सी। नाउ रेफर करता है वो काम जो भी हो रहा है, ऑलवेज रेफर करता है जो हुआ भी था और हो भी रहा। यस्टरडे रेफर कर रहा है पास्ट को। तो टाइम इंडिकेटर्स के हिसाब से आप अपना जो है ना फॉर्म टेंस यूज करते हो। अगर पास्ट का हो रहा है, ऑब्वियसली यस्टरडे में वो काम हो चुका, तो आप इसमें ईडी ऐड करते हो। फिर सिंस के साथ आपको पता है कि आप क्या यूज करते हो। सिंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में आता है, सिंस एंड फॉर। सिंस आप यूज करते हो उस टाइम के लिए प्रेजेंट, दे ऑलवेज डू दिस, वो हमेशा ये करते हैं। सिंस और फॉर में डिपेंड करता है, सिंस होता है उस काम के लिए जो जिसका टाइम डेफिनेट होता है। कोई टाइम पीरियड जो है ना वो डेफिनेट होगा, कि तब से ये करता आ रहा है, या तब से, कब से, 1950 से, ठीक है, 7 जुलाई से, ये अब डेफिनेट टाइम है। अगर इसमें यही चीज़ हम इनडेफिनेट टाइम में कन्वर्ट कर दें कि वो बहुत सालों से ये करता आ रहा है, तो बहुत कितने, वो आपको डेफिनेट टाइम नहीं पता, तो वहाँ आपने इस तरह के टाइम इंडिकेटर के साथ हमेशा ये फॉर प्रपोजिशन में ये जाएगा। इन द पास्ट, ऑलरेडी का मतलब ऑलरेडी हो चुका था, द थिंग हैज बीन डन, तो हो गया। नेक्स्ट वीक मीन्स फ्यूचर, तो यहाँ पे आप विल यूज करोगे और साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये टाइम इंडिकेटर्स हैं, इनको आँख कान नाक दिमाग खोल के पढ़ा जाता है और उस हिसाब से टेंसेस में यूज होता है। फिर आर्टिकल्स बहुत कम यूज होंगे, आर्टिकल्स मोस्टली उन्होंने ऐड किए होते हैं। आपको पता है या यही वाली जो ग्रामर के रूल्स हैं, या आप अपने ऐसे में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप अपने ऐसे की ग्रामर मिस्टेक्स को कम करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ पहले टेम्पलेट को अच्छे से लिखें। उसके बाद बजाय पूरा, अब मैंने जो आपको लेक्चर डिलीवर किया था ऐसे का, जो मैंने शेयर किया था, उसमें टेंसेस को यूज़ किया गया था। अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर आप सिंपल, जिस तरह से हमने डिटेल लेक्चर में भी यही बात की थी, कि अगर आप फ्रेजेस नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, यू कैन यूज़ द कीवर्ड्स। फिर आप कीवर्ड्स को यूज़ कर लें। फिर ये है कि फ्रेज अगर एक यूज कर रहे हो, उसमें 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर 3 कीवर्ड्स को अलग अलग, फिर आप वो कीवर्ड्स की क्वांटिटी को वो ज्यादा करना पड़ेगा। इस तरह क्या होगा कि आप खुद से कुछ नहीं लिख रहे, टेंस नहीं लिख रहे, तो आप ग्रामर की मिस्टेक नहीं करेंगे। अब आप लोग अगर टेम्पलेट, जो गिवन टेम्पलेट है, वो उसमें हर चीज़ आपको सेट करके दिया, उसमें अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर वो तो बियॉन्ड एक्सेप्टेंस है, कि आप लिखी हुई चीज़ को अच्छे से याद भी नहीं कर पा रहे। एन आपको पता है वॉवल से पहले आएगा, ठीक है। द किसी भी चीज से पहले जिसका जिक्र किया गया हो, ठीक है। द बुक वी रीड, अब बुक से पहले, इससे पहले हाँ लिखा हो कोई बुक का नेम, कोई भी नेम लिखा हो, 40 रूल्स ऑफ लव, ठीक है। तो अब आगे ब्लैंक है और नाउन गिवन है, ये ऑपोजिट हो गया। अगर आपको ऊपर याद है, तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल के बाद ब्लैंक है तो वहां नाउन आएगा। अब नाउन से पहले ब्लैंक है तो ऑब्वियसली आर्टिकल आएगा फिर।
इजी सा है, वही बात है, बस ऑपोजिट हो गया कि नाउन गिवन है, आर्टिकल। अब नाउन अगर कोई वॉवल से शुरू हो रहा हो तो आप एन सेलेक्ट करते हो, वेरी कॉमन इट इज। अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है तो आप अ यूज करो, मोस्टली आप द यूज करते हैं। द बुक, द प्लेस, द प्लेस वी विजिटेड, द बुक वी read, इट कुड बी एनीथिंग। देन आपके prepositions हैं, इनको आपने याद करना होता है। वर्ब और एडजेक्टिव, किस वर्ब के साथ और किस एडजेक्टिव के साथ जो है। अब गुड यहाँ जो है वो एडजेक्टिव है। अब गुड एट, एडजेक्टिव एट वाली preposition लेगा। रिस्पॉन्सिबल यहाँ वर्ब है तो वो preposition फॉर लेगा, ठीक है। इंटरेस्टेड है एडजेक्टिव, तो वो यहाँ एडवर्ब है तो ये इन preposition लेगा। रिलाई वर्ब है, ऑन लेगा। डिपेंड, नोन फॉर और नोन एज होता है। नोन एज यूज होता है कि ही इज नोन एज, अल्लामा इकबाल इज ऑल्सो नोन एज पोइट। अब उनको पता नहीं क्या कहते होंगे, नेशनल पोइट कह लो, कि वो ऐसे भी जाने जाते हैं। जब आप उनका कोई सेकंड नेम रेफर करना चाह रहे हैं तो आप एज प्रपोजिशन यूज करते हैं। जब आप किसी पर्सन के लिए कि वो किस काम के लिए जाना चाह रहा है तो फिर आप ही इज नोन फॉर हिज ब्रिलियंट पोइट्री। फिर आप उसके एक्शन की बेस पे फिर आप उसको फॉर देते हैं। collocations, memorize common verb prepositions and adjective preposition combinations, you have to memorize। कुछ यहाँ गिवन है, कुछ फिर आपको खुद को मेमोराइज करने पड़ते हैं। कॉलोकेशंस आ जाती हैं उसके बाद जी। वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर इन इंग्लिश, इट्स इसकी डेफिनेशन यही है। अननेचुरल कॉम्बिनेशंस इज अ कॉमन मिस्टेक। कॉम्बिनेशंस शुड बी नेचुरल और वही होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ जाते हैं। मेक अ डिसीजन, कभी आपने देखा आई एम डूइंग अ डिसीजन, कभी भी नहीं। आई एम मेकिंग अ डिसीजन, जिस तरह से आई एम डूइंग एन एक्शन, जब डिसीजन के बाद आप बात करते हो तो फिर आप कहते हो आई एम टेकिंग एन एक्शन, हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये सारी आपकी कॉलिकेशंस हैं, और ये कोई एक नहीं होती, तो थाउजेंड्स होती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हो आपको वैसे ही पता चल जाता है, अच्छा हाँ यार ये राइट वर्ड है, ये राइट कॉम्बिनेशन है। प्रोनाउंस, प्रोनाउन आपको पता है, आप बार 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 किसका नाम नहीं यूज करते। आप एक बार नाम यूज करते हैं उसके बाद आप ही शी पे आ जाते हैं, और ही शी की बेस पे फिर उसका प्रोनाउन हर, हिज, हिम, देयर, देम, इट्स बन जाते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस अगर यूज हो रहे हो तो इतना वैसे नहीं यूज होते। इसके अलावा कंजंक्शंस भी यूज होंगी कहीं कई जगह पे। अगर आपका जो कॉन्टेक्स्ट है पैसेज का वो एक बात कर रहा है और उसके बाद मज़ीद उसके अंदर कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, तो वहां पे फिर ऑल्सो, इन एडिशन जैसे वर्ड्स आपने सिलेक्ट किया करने हैं। जब आप कॉन्टेक्स्ट आपका एक बात कर रहा, एक मैम तरह काफी की, ज्यादा यूज होता है कंजक्शन, मैंने काफी ज्यादा फिलिंग इन द ब्लैंक्स में ये देखी हैं। बिल्कुल। खास तौर पे ये ऑल्दो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, हाउएवर, मोस्ट बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जब आपके टेंस में एक बात हो रही है और उसका कॉन्ट्राडिक्ट में दूसरी बात करें, यानी वो पूरा चेंज करें मीनिंग, तो वो कंपैरिजन ड्रॉ करें, कंट्रास्ट यूज करें, वहाँ प्रपोजिशन यूज करते हो। बट, हाउ एवर और ऑल दो। बट जो है वर्ड कंजंक्शन वो मोस्टली सेंटेंस के सेंटर में अगर आपका आ रहा है ना बात, कि ही वॉज नाइस बट ही इज ऑल्सो वेरी रूड। अब नाइस भी है रूड भी है, अगर दरमियान में वो ब्रेक कर रहे हैं तो आप बट यूज करते हैं। अगर आपके एग्जाम्पल सॉरी आपकी फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस के स्टार्ट में आती है तो मोस्टली ऑल दो ही इज नाइस स्टिल ही इज वेरी रूड, तो स्टार्टिंग में फिर ये आता है। बट जो वर्ड है, अगर टोन आपके पैसेज की इनफॉर्मल तरह की, मतलब ऐसे लग रहा है कि आपस में ही बस मजाक में कोई बात चल रही है, बस एमी पैसेज की इंटेंसिटी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है,
तो आप बट यूज करते हैं। लेकिन अगर पैसेज किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है और उसकी टोन बड़ी फॉर्मल सी है, पढ़ के पता चल जाए, फिर आप हाउ एवर ऑल द वर्ल्ड यूज करते हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसी बात हो रही है जो वजह जहाँ पे यूज होनी चाहिए कि ये हुआ इसकी वजह से, तो बिकॉज ऑफ, सिंस, ड्यू टू। देन अगर रिजल्टेंटली बात की जा रही कि अच्छा ये हुआ और उसका ये नतीजा निकला, तो सो दिस हैपेंड, therefore this happened, as a result this happened, तो फिर आप कंजंक्शंस को यूज करते हैं। जी सर। मारिया। मारिया मुस्तफा, आपसे एक बात पूछनी थी। आपके स्पीकिंग में ओवरऑल स्कोर कैसा आ रहा है रीड अलाउड में? मुझे उसमें थोड़ा मसला होता है, वो फ्लुएंसी का या प्रोनाउंसिएशन का। तो आप उसको कैसे मतलब प्रोनाउंस करते हो वर्ड्स को?
ओके, तो बस यही है आपको मैंने, इसके अलावा और ग्रामेटिकली तो कुछ भी हमें नहीं चाहिए। अब हम ना ज़रा एक दो पैसेजेस को सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है इनमें से कोई रूल अप्लाई हो जाए। ठीक है, बट अभी नहीं करिए अभी, बिकॉज 2 मिनट है तो वो फिर उसमें इंटरप्ट हो जाता है अगर एंड हो रहा है तो। मैं अभी लेक्चर एंड कर रही हूँ, आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना, और फिर हम वो एक दो जो पैसेजेस सॉल्व करके देखेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स वाले।